चलिए इस नए विश्लेषण में सीधे उस विशाल और बेहद विवादास्पद ब्लूप्रिंट के अंदर चलते हैं जिसका सीधा मकसद भारत के सबसे दक्षिणी छोर को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदलना है। ये एक ऐसा कदम है जो सिर्फ हमारी इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि देश की जियोपॉलिटिक्स और हमारे पर्यावरण की सीमाओं को भी गहराई से छूता है। तो आइए बिना किसी शोर शराबे के सीधे तथ्यों पर बात करते हैं। इस पूरी कहानी को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। शुरुआत करेंगे इसके ग्रैंड स्ट्रेटेजिक विजन और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर से, और उसके बाद इस प्रोजेक्ट से जुड़े पॉलिटिकल और इकोलॉजिकल विरोध का बिल्कुल निष्पक्ष आकलन करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो तैयारियां चल रही हैं उसका असल जियोग्राफिकल और फाइनेंशियल स्केल आखिर कितना बड़ा है। ये कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन नहीं है। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 72,000 करोड़ से लेकर 92,000 करोड़ रुपए तक जाती है। ये भारी भरकम आंकड़ा इसे भारत के इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक बनाता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा निवेश आने वाले दशकों में जमीन पर असल में कैसे उतरेगा। इसके लिए एक बहुत ही सटीक रोड मैप तैयार किया गया है। टाइमलाइन पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि ये कई पीढ़ियों तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। नीति आयोग ने 2021 में इसकी प्लानिंग शुरू की थी। 2025 में इसके पहले चरण यानी फेज 1 का निर्माण शुरू होगा। अगले 10 सालों तक यानी 2035 तक इसका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा ताकि 2040 आते आते ये अपने पीक रेवेन्यू को छू सके। 166 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला ये विकास मुख्य रूप से 4 बड़े पिलर्स पर टिका है। इसमें सबसे खास है गलाथिया बे में बनने वाला एक विशाल डीप सी पोर्ट। इसके अलावा यहाँ एक ड्यूल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जो आम नागरिकों और सेना दोनों के काम आएगा। साथ ही पूरे सिस्टम को एनर्जी देने के लिए 450 MVA का गैस और सोलर पावर प्लांट लगेगा और एक बिल्कुल नई मॉडर्न टाउनशिप बसाई जाएगी। ये बेसिकली खरोच से एक पूरा शहर बसाने जैसा है। इस गलाथिया बे पोर्ट की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये शुरुआत में ही 4.4 मिलियन TEU यानी स्टैंडर्ड शिपिंग कंटेनर्स को हैंडल करेगा और धीरे धीरे अपनी क्षमता को एक भारी भरकम 16 मिलियन TEU तक ले जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े कार्गो शिप्स यहाँ आसानी से डॉक कर सकेंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि आखिर भारत इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है। इसका सीधा जवाब है समुद्र पर अपना दबदबा कायम करना और एक बेहद फायदेमंद ग्लोबल ट्रेड हब बनाना। ये 30% का आंकड़ा इस पूरी रणनीति की जान है। ग्रेट निकोबार मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास स्थित है। ये एक ऐसा मैरीटाइम चोक पॉइंट है जहां से पूरी दुनिया के व्यापार का 30% हिस्सा रोजाना गुजरता है। यहाँ एक मजबूत हब होने का मतलब है ग्लोबल ट्रेड की नब्ज पर सीधा कंट्रोल। ये ट्रेड हब एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है। इकोनॉमिक लेवल पर ये कोलंबो और सिंगापुर जैसे विदेशी पोर्ट्स पर हमारी निर्भरता खत्म करेगा और 40 से 50 हज़ार नई नौकरियां पैदा करेगा। और स्ट्रेटेजिक लेवल पर ये चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का एक आक्रामक जवाब है, जिससे अंडमान सागर में इंडियन नेवी और एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसका आर्थिक फायदा भी कम नहीं है। विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब्स पर निर्भरता खत्म होने से अनुमान है कि 2040 तक इस कदम से भारत के राजस्व में हर साल 30,000 करोड़ रुपए का भारी इजाफा होगा। ये रिटर्न इस शुरुआती निवेश को पूरी तरह से सार्थक बना देता है। लेकिन एक शांत प्राचीन द्वीप को कंक्रीट के ट्रेड हब में बदलने की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है, और यहीं से शुरू होता है भारी विवाद। यहाँ एक लाजमी सवाल उठता है, जब आर्थिक और रणनीतिक लाभ इतने साफ हैं, तो राहुल गांधी जैसे प्रमुख नेता और देश के कई नामी पर्यावरण कार्यकर्ता इस प्रोजेक्ट को हमारी प्राकृतिक विरासत के खिलाफ एक अपराध क्यों बता रहे हैं? आलोचक यहाँ 3 सबसे बड़े खतरों की ओर इशारा करते हैं। पहला, 160 स्क्वायर किलोमीटर्स के घने और प्राचीन जंगल की कटाई। दूसरा, इतने भारी निर्माण से वहां के नाजुक मरीन लाइफ और इकोलॉजी को होने वाला गंभीर नुकसान। और तीसरा, सदियों से वहां रह रही शोम्पेन और निकोबारी जैसी स्वदेशी जनजातियों की अनूठी संस्कृति और उनके अस्तित्व पर मंडराता संकट। उनके लिए ये सिर्फ जमीन नहीं, उनका पूरा वजूद है। इन भारी विरोधों और उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने अपने डेटा और ऐतिहासिक संदर्भों के साथ इस प्रोजेक्ट का बहुत मजबूती से बचाव किया है।
सरकार का सीधा तर्क है कि पूर्ण विनाश की जो कहानी पेश की जा रही है वो तथ्यों से बिल्कुल परे है। उनका डेटा दिखाता है कि पूरे द्वीप के कुल वन क्षेत्र का केवल 1.82% हिस्सा ही इस प्रोजेक्ट से प्रभावित होगा। बाकी बचा 98.18% हिस्सा पूरी तरह से हरा भरा और सुरक्षित रखा जाएगा। पेड़ों की कटाई के दावों में भी जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ जहां विपक्ष 18.65 लाख पेड़ों के नष्ट होने की चेतावनी दे रहा है, वहीं सरकार इस बात पर जोर देती है कि किसी भी हाल में अधिकतम 7.11 लाख पेड़ ही काटे जाएंगे। और सबसे अहम बात, ये पेड़ एक साथ नहीं बल्कि निर्माण के अलग अलग चरणों में बहुत सावधानी से काटे जाएंगे। इसके अलावा सरकार बताती है कि प्रोजेक्ट को एनजीटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जैसे शीर्ष संस्थानों से हरी झंडी मिल चुकी है। कटाई की भरपाई के लिए हरियाणा और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर नए जंगल लगाए जाएंगे। जनजातियों के विस्थापन की बात को साफ नकारते हुए उनके रिजर्व क्षेत्र में वृद्धि का दावा किया गया है और राजनीतिक विरोध का जवाब देते हुए ये भी याद दिलाया गया है कि इस ट्रेड हब को बनाने का मूल विजन 1985 में खुद राजीव गांधी ने ही पेश किया था। तो जैसे जैसे ये 92,000 करोड़ का विशाल मैरिटाइम ब्लूप्रिंट कागजों से निकलकर असलियत में बदल रहा है, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या एक देश सच में अपनी नाजुक पारिस्थितिकी विरासत को बचाते हुए अपने जियोपॉलिटिकल भविष्य को सुरक्षित कर सकता है? क्या विकास और संरक्षण कभी एक साथ चल सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।